गुड इवनिंग ऑल, दिस इज सेकंड लेक्चर फॉर एसिड बेसिस। आज का डेट 16 अक्टूबर है और ये सारे कंसेप्ट हम लोगों को डिस्कस करने हैं। अब तक हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी डिस्कस कर लिया है, ब्रोस्टेड-लोरी थ्योरी डिस्कस कर लिया है एंड ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम लोग अरेनियस थ्योरी को रिवाइज करेंगे एकदम जल्दी से, ठीक है। अरेनियस थ्योरी वाला कंसेप्ट क्या होता है? अरेनियस थ्योरी में अपन यहाँ पे लिख देंगे अरेनियस थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक्वस मीडियम इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अरेनियस थ्योरी। एक्वस मीडियम इज द रिक्वायरमेंट। एसिड की डेफिनेशन, एसिड इज समथिंग विच कैन डोनेट H+। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोनेट, और बेस लिखेंगे तो बेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? OH-, ये भी डोनेट कर सकता है, राइट। एक्वस मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट बाकी थ्योरीज में नहीं है। देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्वस मीडियम इन अनदर थ्योरीज, इन द टू अदर थ्योरीज, ब्रोस्टेड-लोरी कंसेप्ट में और ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट में एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो अरेनियस थ्योरी के लिए ही एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट बताई गई है। और अरेनियस थ्योरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन ओनली एंड ओनली बाय अरेनियस थ्योरी। बाकी की दो थ्योरीज न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नहीं है डाउट? ठीक है। अब हम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करना है, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? अपन एक एसिड लेते हैं, फिर अपन एक बेस लेते हैं, वो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है और एक वाटर बनाता है। एग्जांपल के तौर पे अपन ले सकते हैं एसिड HCl ले लेंगे, बेस ले लेंगे NaOH, और सॉल्ट बन जाएगा उसमें, सॉल्ट बन जाएगा NaCl, और वाटर बन जाएगा वाटर, वाटर इज H2O। तो सर इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है। HCl जो है वो एक एसिड है, NaOH जो है वो एक बेस है। लेकिन यहाँ पे हम समझे कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब हम लोग दो नए कंसेप्ट सीख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एक नया कंसेप्ट बताया जा रहा है जिसके दो पार्ट्स है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो एसिड्स दो टाइप के मिलते हैं अपने को, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। बेसेस भी दो टाइप के मिलते हैं अपने को, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल लिख लो HCl, और वीक एसिड का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3COOH। क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया है तो अपने को पता है कि इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? इथेनोइक एसिड, या फिर इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, सही है ये चीज। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH यहाँ पे दिख ही रहा है रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में यहाँ पे अपने को दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल लिख लो NH4OH। तो NH4OH क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। एक बड़ा सा टेबल था क्लास 9 में जिसमें ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी वैलेंसी के रिगार्डिंग। तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये जो दो चीजें हैं CH3COH और NH4OH, ये क्या है? ये वीक है। और HCl और NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। तो पहले इतना लिख लो, आप लोग पहले इसको लिख ले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला कंसेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, NCERT टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में आई डोंट थिंक है, यानी होगा भी तो पता नहीं मेरे को। अपन इसको स्टडी करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, ये हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है पहले आप लोग इतना लिख ले, और थोड़ा जल्दी करें। सर एग्जाम्पल तो दे दिया, लेकिन होता क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, होता क्या है वीक एसिड, अभी बताएंगे क्या होता है। चलो डिस्कस करें आगे। कितने लोग लिख रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू स्टिल राइटिंग। काइंडली रेज योर हैंड इफ यू स्टिल राइटिंग। नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। अब देखो कंसेप्ट देखो यहाँ पे, अपन ने रिक्वायरमेंट क्या बोली? एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट बोली। तो HCl अपन लिखते हैं ऐसा ब्रैकेट में एक्वस, और ऐसा एरो बताते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं H++Cl-।
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्वस, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एक्वस। फिर दूसरा एसिड लेते हैं अपन CH3COOH। तो इसमें जो एरो होता है ना, वो एरो ऐसा लिखते हैं, और इसको कैसे ब्रेक करके दिखाते हैं, CH3CO- दिखाते हैं, प्लस H+ दिखाते हैं। यहाँ पे भी अपन लिखेंगे एक्वस, यहाँ पे भी अपन लिखेंगे एक्वस, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एक्वस। ये एग्जाम्पल है वीक का, और ये एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग का। ठीक है, तो पहले समझ लो फिर लिख लेना। स्ट्रॉन्ग वाली कंडीशन में वन साइडेड एरो, वीक वाली कंडीशन में टू साइडेड एरो। ये दिख रहा है टू साइडेड एरो, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करता है वीक वाली कंडीशन में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहां पे हम लिखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऊपर वाला रिएक्शन इरिवर्सिबल है, नीचे वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब टू साइडेड एरो, इरिवर्सिबल का मतलब वन साइडेड एरो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर मेरे पास, मान लो इमेजिन करो कि मेरे पास इसके 100 मोल्स है, मोल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स है, और अगर 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, नया वर्ड सुनने को मिल रहा है, डिसोसिएट। अगर 100 के 100 डिसोसिएट हो गए तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, और अगर 100 में से कुछ 50-60 ही डिसोसिएट हुए तो उसको बोलते हैं वीक। तो वीक में क्या होता है, वीक में होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। वीक में होता है इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, या इनकम्प्लीट की जगह और भी अच्छा वर्ड लिखते लोग, पार्शियल। पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है वीक में। और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में होता है कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन हैपेंस इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड पार्शियल डिसोसिएशन हैपेंस इन वीक एसिड्स। तो सर ये जो कंप्लीट है इसका मतलब क्या, 100 के 100 हो गए क्या? 100 के 100 नहीं हुए, लेकिन अगर एक 90-95% भी आ जाता है तो अपन ऐसा मानते हैं कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। वीक वाले केस में कितना रहता है, जनरली 40-60% अगर डिसोसिएट हो गए तो अपन बोलते हैं कि पार्शियल डिसोसिएशन है। सर उसके नीचे रहे तो उसके नीचे अपन कंसिडर करते हैं कि डिसोसिएट ही नहीं हुआ। जैसे CH4 है, तो CH4 का अगर एक्वस बना भी लो अपन, तो वो थोड़ी ना डिसोसिएट होता। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस। डिसोसिएशन डज नॉट टेक प्लेस, इस केस में पार्शियल डिसोसिएशन, और ऊपर वाले केस में कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। तो यहां हम समझे कंसेप्ट क्या डेवलप हो रहा है। एसिड लिया, पानी में डाला, पानी में डालने के बाद, वाटर में जाने के बाद वो चीज हुई डिसोसिएट, वो चीज टूट गई, वो चीज कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन हो गई। किसमें ब्रेक डाउन हो गई, कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन हो गई। तो जब कटायन और अनायन बनेंगे और सारे मॉलिक्यूल से बनेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और सारे मॉलिक्यूल से नहीं बनेंगे तो उसको बोलेंगे वीक एसिड। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटिंग, मतलब हो गया कंप्लीट डिसोसिएशन, तो वन साइडेड एरो। एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिसोसिएटिंग, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन बोला जाएगा उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज आप लोग लिख ले, कंप्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन, इसको लिख लो। थोड़ा जल्दी लिखे। एनी डाउट्स प्लीज आस्क, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, जनता पूछती है, सर इज देयर अ वे इन विच वी कैन कंप्लीटली डिसोसिएट CH3COH? तो आंसर इज प्रैक्टिकली नो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर दे। देर इज नो मेथड बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ वीक एसिड इंटू अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग एसिड इंटू अ वीक एसिड। देर इज नो मेथड, कोई तरीका नहीं है जिससे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक में या वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दे। ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है, जो वीक है वो वीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक एसिड इनकम्प्लीट डिसोसिएशन. सर हर वीक एसिड का रिएक्शन, हर वीक एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन रिवर्सिबल रहता है क्या? हाँ, हर वीक एसिड का डिसोसिएशन रिवर्सिबल रहता है. और स्ट्रॉन्ग एसिड, हर स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन इरिवर्सिबल रहता है. लिख लो. इनका नाम क्या है? नाम था, आगे पीछे चला गया, नाम बताओ. ओके सर, थैंक यू लिखा आपने. हर वीक एसिड का डिसोसिएशन रिवर्सिबल रहता है, उदय. और हर स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन इरिवर्सिबल रहता है. सब लोग लिख ले इस चीज को. सर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का रीजन क्या रहता है? ऐसा कोई रीजन नहीं है उसका, वो चीज इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होती तो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होती. अभी अपन एक दो पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे इसके, उससे रीजन पता चल जाएगा. अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं है, मतलब अभी रिएक्शन क्यों हो रही तो उसका रीजन नहीं है, लेकिन कैसे हो रही है ये अपन बता सकते हैं. ठीक है, तो ये लिख लिया होगा सबने. कोई लिख रहा हो तो प्लीज हाथ उठा के बताए कि आप लिख रहे हो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. ओके. तो अभी देखो, अभी क्या होता है कि स्ट्रांग वाले के बारे में तो बहुत सारा नॉलेज होता है अपने को. स्ट्रांग मतलब वो तो वन साइडेड एरो होती है, मोल कंसेप्ट वगैरह अपने को पता होता है. लेकिन वीक वाले के बारे में थोड़ा नया कंसेप्ट है, तो अपन उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे. तो मान के चल, ऐसा मानो कि अपने पास में एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारा पानी है. बहुत सारे पानी में अपन ने क्या किया, थोड़ा सा एसिड डाल दिया. अलग कलर का एसिड डालेंगे. ये देखो, थोड़ा सा एसिड डाल दिया, वीक एसिड. तो सिस्टम में, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, सिस्टम में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सिस्टम में हमारे पास एलएचएस भी प्रेजेंट है और आरएचएस भी प्रेजेंट है. तो एक और चीज आप लोग लर्न कर सकते हैं, नोटबुक में लिख के रख सकते हैं. स्ट्रॉन्ग वाले के केस में सिस्टम में ओनली आरएचएस प्रेजेंट. स्ट्रॉन्ग वाले के केस में सिस्टम में ओनली आरएचएस प्रेजेंट. एंड वीक डिसोसिएशन वाले केस में सिस्टम में एलएचएस भी प्रेजेंट होता है और आरएचएस भी प्रेजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग वाले के केस में ओनली एलएचएस प्रेजेंट, वीक वाले के केस में आरएचएस एंड एलएचएस बोथ आर प्रेजेंट. इसको भी लिख लेंगे सब लोग. तो कुछ मॉलिक्यूल्स प्रिफर करते हैं इस फॉर्म में रहना, कुछ मॉलिक्यूल्स टूटना नहीं चाहते और कुछ मॉलिक्यूल्स टूटना चाहते हैं. तो जो टूटना चाहते हैं वो बनाएंगे कटायन और अनायन, और जो टूटना नहीं चाहते वो सिस्टम में एज इट इज रहेंगे ऐसे. सम मॉलिक्यूल्स प्रिफर to be in the form of cations and anions, and some molecules prefer to remain as it is. तो जो remain as it is वाली बात है, उसकी वजह से डिसोसिएशन पार्शियल हुआ. Some molecules prefer to remain as it is, and because of which partial dissociation takes place. Some molecules prefer to remain as it is, and because of which partial dissociation is taking place. कुछ molecules as it is रहना चाहते हैं तो उनके वजह से partial dissociation हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़े. Some molecules remain as it is because of partial dissociation. HCl में, स्ट्रॉन्ग वालों में ऐसा नहीं होता. स्ट्रॉन्ग वालों में ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड. स्ट्रॉन्ग वाले में ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड. ठीक है, आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. लेट अस मूव अहेड. अब जैसा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखा, वैसा अपन अभी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस देखेंगे. तो स्ट्रॉन्ग बेस में कैसा एरो लिखेंगे अपन? NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस लिखेंगे. और वीक बेस कैसा लिखेंगे अपन? वीक बेस NH4OH लिख लो. तो इसमें भी ऐसा टू साइडेड एरो बना देना. टू साइडेड एरो बना के NH4 प्लस प्लस OH माइनस लिख देना. इसमें भी लिख लेना. Some molecules prefer to stay in the LHS format. Some molecules prefer to go in RHS format. तो इसमें लिख देना both. इसमें लिख लेना only RHS. बिल्कुल वैसे ही, रीजन वगैरह सब कुछ सेम.
जल्दी लिखो। चले आगे। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? टू साइडेड एरो एंड वन साइडेड एरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है सब लोगों की से, जो भी आप लोग डाउट पूछते हैं तो डाउट पूछने का प्लीज वेट कर लिया करो, बार बार उस पर मैसेज करके सर या ऐसा छोटा सा डॉट करके मत मैसेज किया करो। जो कंसेप्ट चल रहा है उसी के रिगार्डिंग डिफिकल्टी पूछे। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये ऑब्जर्व किया होगा, जो लोगों के बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, 8 8 10 10 12 12 15 15 मैसेजेस रहते हैं, उन लोगों को रिप्लाई लेट मिलता है। मैं मैसेजेस इसलिए नहीं देखता हूं ताकि मैं बाद में रिप्लाई कर पाऊँ, मुझे पता रहे कि कौन सा मैसेज अनसीन है और कौन से मैसेज पे रिप्लाई नहीं किया है। तो डाउट पूछ के उसे छोड़ दिया करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर अच्छा डाउट रहेगा तो क्लास में करूंगा, नहीं तो इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अभी वीक वाला और स्ट्रॉन्ग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अब अपन और एक एग्जांपल और एक कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे। एक होता है चीज स्ट्रॉन्ग और एक होता है चीज वीक। दूसरा एक कंसेप्ट आता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक कंसेप्ट आता है डाइल्यूट। तो यहाँ पे हम समझे कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एक दूसरे से रिलेटेड है और स्ट्रॉन्ग और वीक एक दूसरे से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता, डाइल्यूट भी हो सकता, और वीक वाला भी कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम समझे HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड का मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी बना सकता हूं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बना सकता हूं, बराबर। और उसी तरह से CH3COH जो ओरिजिनली वीक एसिड है उसका भी मैं डाइल्यूटेड बना सकता हूं और उसका भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड बना सकता हूं। समझे इस चीज को? जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, उसमें ज्यादा एसिड लेंगे कम पानी लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और ज्यादा पानी लेंगे कम एसिड लेंगे तो डाइल्यूट बनेगा। लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग और वीक कंपेयर नहीं हो सकता, मतलब चेंज नहीं हो सकता। ये कौन है भैया? ये आशीष जी, आप प्लीज हाथ नीचे रखो, जो भी कंसर्न है व्हाट्सएप पे मैसेज करो। स्ट्रॉन्ग वर्सेस डाइल्यूट, सॉरी स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक ये कंसेप्ट आता है नेचर में, मतलब वो नेचर से आया है। अभी HCl स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड वीक है, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ये हम डिसाइड कर सकते हैं। वी हैव द पावर, टू चेंज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू डाइल्यूट एंड डाइल्यूटेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड। वो हमारे पास में पावर है। हम HCl का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रहता है तो उसको वीक नहीं बना सकते, लेकिन उसको डाइल्यूट कर सकते। HCl का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है तो अपन उसको कॉन्सेंट्रेट भी कर सकते, लेकिन उसको वीक नहीं कर सकते। जो नेचर में वीक है उसको अपन कॉन्सेंट्रेट कर सकते, उसको डाइल्यूट भी कर सकते, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। समझे इस चीज को? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग एंड वीक के कंसेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट के कंसेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन।
तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना हमारे हाथ में है. मोर वाटर डाइल्यूट, लेस वाटर कॉन्सेंट्रेटेड, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही, और जो वीक है वो तो वीक है ही, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते. तो आप लोग नोटबुक में लिख ले, स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड आर डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी. वो नेचर में एग्जिस्ट करता है. स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड आर डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी. वो चीज नेचर में एग्जिस्ट करती है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. और डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड हम डिफाइन कर सकते हैं. तो ये चीज प्लीज अच्छे से लिख लो, इसको शांति से समझ लो सब लोग. स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज नॉट इन आवर हैंड्स. स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इज नॉट इन आवर हैंड्स. concentration of the acid is in our hands. Strength of the acid is not in our hands, concentration of the acids is in our hands. ठीक है. अब अपन इसका एक एग्जांपल लेके एक अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सब लोग ध्यान से सुनेंगे, प्लीज गिव मी 1 सेकेंड. ठीक है, अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. घर पे खाना बनता है तो घर पे मिर्ची मिर्ची बनाते हैं ना. कुछ कुछ लोगों को तीखा खाना पसंद है, कुछ कुछ लोगों को फीका खाना पसंद है. बहुत सारी मिर्ची नहीं डालते कुछ लोग कम मिर्ची डालते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है. अब कभी कभी क्या होता है, मिर्ची का ब्रांड चेंज हो जाता है घर में, है ना. कभी एमडीएच की मिर्ची आती है, कभी कोई दूसरी कंपनी की मिर्ची आ गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो जो लाल कलर की मिर्ची पाउडर रहती है, कोई दूसरी दूसरी कंपनी की, एवरेस्ट का तीखा लाल, समथिंग लाइक दैट. तो समझे उस चीज को. कभी कभी आप लोगों ने घर पे सुना होगा, घर वाले जो खाना बनाते हैं वो बोलते रहते हैं ये मिर्ची तीखट है, ज्यादा तीखी मिर्ची है वो, तो कम पाउडर डालने का. वो मिर्ची को टेस्टी नहीं है तो ज्यादा पाउडर डालने का. फिर एक पॉइंट आता है, अरे यार वो मिर्ची तीखट नहीं है, कितनी भी पाउडर डाल दो तो भी टेस्ट नहीं डेवलप हो रहा. तो जो वो टेस्ट है, जो प्रॉपर्टी है टेस्ट, वो उस मिर्ची की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो उसका नेचर है. कितनी भी ज्यादा मिर्ची डाल दोगे तो टेस्ट नहीं डेवलप हो रही, मतलब उसका नेचर वीक है ना. कितना भी ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे, कितनी भी कम क्वांटिटी ले लोगे, ये हमारे हाथ में है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारे हाथ में है. शक्कर के केस में ऐसा आर्ग्यूमेंट मेरे तो भी घर में आज तक सुनने में नहीं मिला है. अलग अलग कंपनी की भी शक्कर लाए तो भी उसका स्वीटनेस सेम ही रहता है. और एक रीजन इसका शायद ये होगा कि शक्कर का ब्रांड नहीं आता है, पोते में से शक्कर दुकान वाला निकाल के देता है, मिर्ची का पैकेट रहता है. अलग अलग कंपनी की मिर्ची अलग अलग टेस्ट में आती है. फिर जो अपन सब्जी वाले से भी मिर्ची खरीदते हरे कलर की, है ना, वो हरी मिर्ची जो गिल्ली रहती है वो सब्जी वाले से खरीदते, तो कभी कभी वो तिखट रहती, कभी कभी फिक्की रहती. तो वहां पे हम समझे स्ट्रेंथ हमारे हाथ में नहीं है. जो मिर्ची तीखी है कम क्वांटिटी ले लो, खाना बना लो. जो मिर्ची बहुत ज्यादा फीकी है, ज्यादा क्वांटिटी ले लो, खाना बना लो, लेकिन कभी कभी टेस्टी नहीं आती उसमें. तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिफाइंड ऑलरेडी होता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस हम डिफाइन करते हैं, हमारे हाथ में है कितना एसिड लेना है या कितना पानी लेना है. एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑलरेडी डिफाइंड है. ये क्लिक हुआ क्या सबको? बोलो हाँ. ठीक है, मन के मन में बोल दो हाँ, यस सर. ठीक है, आगे बढ़े. अब देखो, अब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट परफेक्टली न्यूट्रल बनता है. ठीक है. और ये हो गया वाटर, तो वो वाटर तो हमेशा बनने ही वाला है. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जो सॉल्ट बना वो परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. ऐसे ही एक और केस ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया. सोचो अब हम क्या कर रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं. तो जो सॉल्ट रहेगा वो सॉल्ट कैसा रहेगा, वो एसिडिक सॉल्ट रहेगा. उसके अंदर एसिड जैसी ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी. क्यों एसिड जैसी प्रॉपर्टीज आएंगी ज्यादा उसमें? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट एसिडिक था. इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा था, एसिड था स्ट्रॉन्ग. इसलिए सॉल्ट में कैरेक्टर कैसा आएगा, एसिडिक कैरेक्टर आएगा. नेक्स्ट देखिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ अपन अंडरलाइन करेंगे, इसमें ज्यादा कैरेक्टर किसका आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस का आएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है ये चीज. अब इंटरेस्टिंग केस, सर फिर अगर दोनों वीक रहे तो
वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इसका आंसर है ना वो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे अपन लिखेंगे डिपेंड्स। वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है। और वाटर तो बनेगा ही, वाटर तो हमेशा बनाते ही रहना। ठीक है, तो अभी दोनों वीक है, लेकिन दोनों में जो ज्यादा वीक है उसका कैरेक्टर नहीं देखेंगे। जो जो ज्यादा वीक है उसका प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे। जो चीज ज्यादा वीक है रिलेटिवली, एक चीज ज्यादा वीक तो उसके कंपैरिजन में दूसरी चीज थोड़ी स्ट्रांग हो गई, तो जो स्ट्रांग है उसका कैरेक्टर आएगा। तो जो स्ट्रांग है उसका कैरेक्टर आएगा वहां पर सॉल्ट में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को भी लिख लो। स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस मिलके, स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस मिलके सॉल्ट बनाएगा। स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिलके एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। वीक एसिड और स्ट्रांग बेस मिलके बेसिक सॉल्ट बनाएगा। और वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रांग बेस मिलके बेसिक सॉल्ट बनाएगा। और वीक एसिड और वीक बेस मिलके कुछ भी बना सकता है, वो तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल कंडीशन पे। तो यहाँ पे लिख लेना डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कंडीशन। एसिडिक सॉल्ट भी चलता है, बेसिक भी चलता है, न्यूट्रल भी चलता है, वो डिफाइन करना पड़ता है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। तो इस चीज को लिख लो जल्दी से। चले आगे अपन, प्लीज जल्दी लिखे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट एक बार फिर से जनता की डिमांड पे एक बार और। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट। दोनों वीक तो रिलेटिवली जो ज्यादा वीक रहेगा उसको छोड़ दो। और दोनों दोनों वीक है, लेकिन दोनों में कोई तो स्ट्रॉन्ग होगा ना ज्यादा, रिलेटिवली जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका सॉल्ट में कैरेक्टर आ जाएगा। और वाटर सब में बनाना ही है। ठीक है, तो वाटर तो अपन बनाएंगे ही हर चीज में। तो ये चीज डिपेंड कर रहा है लाइक। ठीक है, आगे बढ़े इस चीज में। किसी को पूछना है यहाँ पे? पूछना होगा तो प्लीज अभी मत पूछो, बाद में पूछना, आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो यहाँ पे। जो भी एसिड होता है, कोई भी एसिड हो, मतलब अपन ये जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है ना, ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो कुछ भी अपन बात कर रहे हैं आर्हेनियस की छत्तर छाया के अंदर कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दे इस चीज पे। जो भी एसिड है वो क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। तो बचा क्या, बचा अनायन। और जो भी बेस है तो वो बेस क्या करेगा, वो बेस OH- डोनेट करेगा। तो बचा क्या, बचा कटायन। सही है, तो अनायन और कटायन ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे। तो और ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। तो ये भी चीज आप लोग लिख लो कि इन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इन द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन acid and base react to produce salt and water, बराबर। according to Arrhenius acid and base react to produce salt and water। सही है, पर उसमें भी जो H+ और OH- है वो वाटर बनाते हैं, और जो अनायन और कटायन है वो सॉल्ट बनाते हैं। और अनायन कहाँ से आया, अनायन एसिड से आया, तो अनायन हमेशा एसिड से आएगा। और कटायन कहाँ से आया, कटायन बेस से आया, तो कटायन हमेशा बेस से आएगा। अनायन इज फ्रॉम द एसिड एंड कटायन इज फ्रॉम द बेस, ऑलवेज, हमेशा, अरेनियस के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन
तो ये भी लिख लेंगे सब लोग पॉइंट कि सॉल्ट जो बनता है वो सॉल्ट का आनायन एसिड से आया और सॉल्ट का कटायन बेस से आया। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको जल्दी से, प्लीज जल्दी लिखे। चले आगे। ठीक है, अब अपन एग्जांपल्स लेंगे। तो HCl प्लस NaOH, सर कितने बार वही वो चीज़ बता रहे हो, NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया पहला, SA प्लस SB। दूसरा देख लो ध्यान से, ये एसिड है और ये इसके साथ बेस कौन सा है, बेस अपन लेंगे स्ट्रॉन्ग वाला। तो यहाँ पे भी ऐसा एरो लिखना, ठीक है, ऐसा एरो लिखना और यहाँ पे लिखना CH3CONA प्लस H2O। और थर्ड लिख लो, थर्ड क्या लिख सकते हैं अपन, HCl की जगह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया यहाँ पे, और बेस ले लो, इधर भी टू साइडेड एरो लिखना और यहाँ लिखना है ना NH4Cl प्लस H2O। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। अब इसमें अंडरलाइन करके लिखते जाना, न्यूट्रल, बेसिक, इधर लिखना एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों ऐसा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। जल्दी करिए जल्दी करिए। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं अपन। I'll wait for one more minute. चलो I'll delete this now। ठीक है, अब ध्यान देंगे सब लोग, आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक चीज हम लोगों ने ये सीखा अभी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और इधर वीक एसिड और वीक बेस। कोई एसिड का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड होना या किसी एसिड का डाइल्यूट होना ये हमारे हाथ में है। फिर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये भी होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड बेस होना और डाइल्यूट बेस होना ये चीज हमारे हाथ में है।
ये हम लोगों ने देखा। अब यही आर्ग्यूमेंट को, यही चीज को अपन सॉल्ट के लिए लिखते हैं, यही चीज अपन सॉल्ट के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे CH3CONA है, तो ये क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो ये बेसिक सॉल्ट है, इसको कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकते, इसको कभी भी न्यूट्रल सॉल्ट नहीं बना पाएंगे, इसका प्रॉपर्टी ही बेसिक रहेगा हमेशा। तो यहां लिख लो ऑलवेज, हमेशा ये चीज बेसिक सॉल्ट ही रहेगा। और दूसरा लिख लो NH4Cl, ये लिखना एसिडिक सॉल्ट, ये भी क्या है, ये भी ऑलवेज एसिडिक सॉल्ट है। और तीसरा भी लिख लो NaCl क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। तो NaCl जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो भी क्या है, ऑलवेज है। तो ये भी आप लोगों के पास लिखा हुआ होना चाहिए कि सॉल्ट का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक रहता है, सॉल्ट का जो अपना प्रॉपर्टी रहता है वो फिक्स रहता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। We cannot change a neutral salt into a acidic salt और a basic salt into a acidic salt, या वैसा कुछ भी नहीं कर सकते अपन। जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट ही रहेगा, जो बेसिक सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट रहेगा, और जो एसिडिक सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट रहेगा। ठीक है, इसको लिख ले। चलो आगे बढ़े। I'll wait for 1 minute and then we'll move ahead. ठीक है, लेट अस गो अहेड। तो यहाँ पे अपना आरएनएस थ्योरी हो गया। आरएनएस थ्योरी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आरएनएस थ्योरी में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा, H+ डोनर्स एसिड्स, OH- डोनर्स बेसिस, एक्वस कंडीशन की रिक्वायरमेंट। उसके बाद में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस पढ़ा। फिर हम लोगों ने एसिडिक सॉल्ट पढ़ा, बेसिक सॉल्ट पढ़ा, न्यूट्रल सॉल्ट पढ़ा। इसके साथ अपना आरएनएस कंसेप्ट हो गया। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। तो जो भी आप लोगों की डिफिकल्टीज डाउट्स है आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आप लोगों ने जो व्हाट्सएप किए, मैं उनके रिप्लाई इंडिविजुअली करूंगा बिफोर मिडनाइट। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं अभी। जो सब्सटेंस H+ डोनर है वो रहेगा एसिड, और जो सब्सटेंस H+ एक्सेप्टर है वो रहेगा बेस। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वस की कंडीशन नॉट रिक्वायर्ड। तो ये चीज लास्ट टाइम पे बताया था, अभी भी बता रहे हैं, एक्वस कंडीशन जरूरी नहीं है ब्रॉन्स्टेड लोरी के लिए। एक्वस रहा तो भी ठीक है, नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो सब्सटेंस H+ डोनेट कर सकता है वो एसिड है, और जो सब्सटेंस H+ एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस है। तो OH- डोनेट कंडीशन ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो जो चीज OH- डोनेट कर सकता है वो इसके अकॉर्डिंग बेस नहीं रहेगा, उसको H+ एक्सेप्ट करते आना चाहिए। अगर उसको H+ एक्सेप्ट करते आता है तो ही वो क्या है, बेस है। H+ acceptors are bases according to Bronsted-Lowry theory. H+ acceptors are bases according to Bronsted-Lowry concept. फिर अगर इसमें OH- की बात ही नहीं है तो न्यूट्रलाइजेशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन। लिख लो इसको, ये लास्ट टाइम पे पढ़ाया भी था लेकिन अपन एक बार और लिख सकते हैं इस चीज को। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन हो सकता है, अरेनियस थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है। Neutralization can be explained only on the basis of Arrhenius theory.
ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं अपन। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी हो गया, इसमें इतना ही। इसके एग्जांपल्स भी बताए थे लास्ट टाइम पे। HCl है, NH3 है, तो ये NH3 बेस है, HCl एसिड है, ये इस थ्योरी को फॉलो करते हैं। इनको एसिड और बेस का प्रॉपर्टी बताने के लिए ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ल्यूइस थ्योरी है, सबसे लेटेस्ट थ्योरी ल्यूइस थ्योरी है। लेटेस्ट थ्योरी ल्यूइस थ्योरी, इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत अच्छा थ्योरी है। तीनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह पे सही है और तीनों थ्योरीज को हम लोग यूज करना है। लास्ट टाइम पे बताया भी था, सर्वगुण संपन्न कोई भी थ्योरी नहीं है। ल्यूइस थ्योरी की कंडीशन है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की वजह से, तो ये थोड़ा बेटर थ्योरी है, बट फिर भी ये न्यूट्रलाइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन के लिए ही हम लोगों ने अरेनियस थ्योरी को पकड़ के रखा है। वी आर इंटरेस्टेड इन अरेनियस थ्योरी ओनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट। ल्यूइस थ्योरी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज थ्योरी के बारे में बात करता है। कैसे बात करता है वो? इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर्स आर ल्यूइस बेसेस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो डोनेट कर सकता है, होना जरूरी नहीं है, डोनेट करते भी आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर ल्यूइस बेसेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर ल्यूइस एसिड्स। डोनर्स होते हैं बेसेस और एक्सेप्टर्स होते हैं एसिड। ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। ये सर ये अच्छा है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस। तो ये भी लिख लो, लास्ट टाइम पे बताया भी था ये। एग्जाम्पल के तौर पे CO2 लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं। CO2 मत लिखो, एग्जाम्पल में BH3 लिखो, ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। रीजन भी बताऊंगा क्यों। CO2 भी एक्सप्लेन करते हैं, CO2 बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले BH3 वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। तो BH3 लिख लेना ल्यूइस एसिड, NH3 लिख लेना ल्यूइस बेस। ल्यूइस बोलो ल्यूइस बोलो एक ही बात है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। जल्दी लिखे। चल ल्यूइस थ्योरी एक बार और एक्सप्लेन करते हैं अपन। ल्यूइस थ्योरी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं ल्यूइस बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ल्यूइस एसिड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर ल्यूइस बेसिस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर ल्यूइस एसिड्स। अब इसका अपन एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, तो बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। यहाँ पे देखो, अपन नाइट्रोजन लिखते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है नाइट्रोजन 2,5 बराबर है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आउटर मोस्ट में? 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये देखो 1 2 3 4 5 हो गए। 3 हाइड्रोजन आ गए, मस्त एकदम। तीनों हाइड्रोजन ने आके सिंगल बॉन्ड बना लिया, और ये बच गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ाया था इसके बारे में, दो टाइप के पेयर होते हैं, दो टाइप के पेयर बताए थे, शेयर्ड पेयर और लोन पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये NH3 बन गया। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे बी का लिखना है बोरॉन, तो 5 5 मतलब 2,3। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन आ गए 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट।
ठीक है, ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना उसके आउटरमोस्ट में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ क्या होता है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देता है, शेयर करता है, तो उसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा NH3 लिखते हैं, ऐसा एरो करते हैं और इसको लिखते हैं BH3। तो यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विद बोरॉन। नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है, किसके साथ शेयर कर रहा है, बोरॉन के साथ शेयर कर रहा है। तो आप लोग लिख ले, नाइट्रोजन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विद बोरॉन। नाइट्रोजन जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन के साथ शेयर किया। क्यों शेयर किया, क्योंकि बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, रिक्वायरमेंट है। बोरॉन इज इन अ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन इज इन अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Boron is in a need of electrons, boron is in a requirement of electrons. Therefore, nitrogen shares its lone pair of electrons. देखो नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया उसका स्ट्रक्चर। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, लोन पेयर जैसे है, इसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। बोरॉन का भी स्ट्रक्चर बना लिया 2,3, 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके 3 बॉन्ड्स बन गए, 3 सिंगल बॉन्ड्स, क्या बोलेंगे उसको, 3 सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। ये 3 सिंगल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन ने उसका इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया बोरॉन के साथ में, तो बोरॉन क्या बन गया, बोरॉन बन गया एक्सेप्टर, बोरॉन बिकम्स द एक्सेप्टर एंड नाइट्रोजन बिकम्स द डोनर। तो जो डोनेट करता है वो बेस है, और जो एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्टर है वो एसिड है। तो लिख लेंगे सब लोग, एक्सेप्टर इज द एसिड, डोनर इज द बेस, डोनर इज द बेस, एक्सेप्टर इज द एसिड। सर नाइट्रोजन ने बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किए, क्योंकि नाइट्रोजन को लगा बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अपन थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। नाइट्रोजन को बोरॉन की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था ना, बोरॉन की हेल्प करने के बाद भी कंप्लीट है, कौन सी बड़ी बात है उसमें। लेकिन नाइट्रोजन ने सोचा कि मेरे पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उससे अगर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बोरॉन को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, तो हेल्प कर देनी चाहिए। ऐसे ही आप लोग भी दूसरों की हेल्प कर लिया करो, अगर खुद का कोई लॉस नहीं है तो, खुद का कोई लॉस है तो सोचा करो हेल्प करना कि नहीं करना, ठीक है। नाइट्रोजन को जरूरत नहीं है हेल्प करने की, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन हेल्प करता है, नाइट्रोजन गुड बॉय है। नाइट्रोजन सोच रहा है कि हेल्प करने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन ने हेल्प की। नाइट्रोजन की हेल्प करने से पहले बोरॉन ने रिक्वेस्ट भी किया ना, बोरॉन ने बोला यार देखो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर नाइट्रोजन ने बोरॉन को बोला तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो तुमने बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, तो बोरॉन ने बोला देखो ना मैंने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन ने देखा कि बोरॉन ने इतनी मेहनत की, 3 हाइड्रोजन को पकड़ के लाके उनके साथ बॉन्डिंग की, 6 इलेक्ट्रॉन्स भी बनाए आउटर मोस्ट शेल में, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम है। फिर नाइट्रोजन ने देखा मेरे पास में तो लोन पेयर वैसे ही अवेलेबल है, मेरे पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही अवेलेबल है, तो अपन शेयर कर देते, शेयर करने से अपना कोई नुकसान नहीं है। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे नहीं दिए, सिर्फ शेयर किए हैं। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे नहीं दिए, सिर्फ शेयर किए हैं हेल्प करने के लिए, और उसकी वजह से नाइट्रोजन बन गया ल्यूइस बेस, और उधर बोरॉन बन गया
लुईस एसिड, नाइट्रोजन क्या बन गया, लुईस बेस बन गया, और बोरॉन क्या बन गया, लुईस एसिड बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और एक पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट अपन लिख लेंगे। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट कैनॉट एक्सप्लेन, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट कैनॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन, लिख लो। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिख लेंगे इसको। Lewis acid base concept cannot explain neutralization. लिखो जल्दी। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आप लोगों के डाउट्स है व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट अभी अपन कंटिन्यू करेंगे पीपीटी फाइल। तो यहाँ पे एसिड बता दिया, बेस बता दिया, एसिड अरेनियस एसिड, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोस्टेलोरी थ्योरी बता दिया, बेसिस भी बता दिया, सॉल्ट भी 3 टाइप के बता दिए, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी बता दिया। ठीक है, वाटर भी बता दिया, वाटर पता ही है सबको, H2O रहता है ना। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस और सॉल्ट्स देखने में तो ऐसा लगता है कि सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, उसमें से जो न्यूट्रल सॉल्ट है सिर्फ वही न्यूट्रल है। ठीक है, जो एसिडिक सॉल्ट है वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट शोज एसिडिक बिहेवियर, है ना। मतलब कॉमन सेंस वाली बात ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सॉल्ट जो है वो 3 टाइप के हैं, राइट। सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट नेसेसरीली न्यूट्रल, सारे के सारे सॉल्ट जरूरी नहीं कि न्यूट्रल होंगे। All the salts are not necessarily neutral. All the salts are not necessarily neutral. Acidic salts show acidic behavior, basic salts show basic behavior. ठीक है, फिर दुनिया में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एसिड भी नहीं, बेस भी नहीं और सॉल्ट भी नहीं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, अल्केन अल्केन अल्काइन, है ना। तो फिर उसमें सभी आ गए, जैसे अल्केन अल्केन अल्काइन आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक नॉर सॉल्ट्स। हाइड्रोकार्बन आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक नॉर सॉल्ट। तो बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो एसिड भी नहीं, बेस भी नहीं और सॉल्ट भी नहीं। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, इसको लिख लो जल्दी से। आई वेट फॉर 1 मिनट, प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट विथ यू। पॉइंट लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं।
स्टेटमेंट लिख ले, एक्सप्लेन करेंगे अपन अभी। चलो डिस्कस करें। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल कंपाउंड्स आर नॉट क्लासिफाइड इनटू एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स. There are many compounds who are not at all concerned with acidic or basic behavior and they are not the products of acid and base reactions. तो दुनिया में ऐसे बहुत से compounds है जो एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है और एसिड और बेस के रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी नहीं है, मतलब सॉल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स है। उसका एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे अगर अपन कोई भी हाइड्रोकार्बन, कोई भी अल्केन इमेजिन कर लो, ठीक है, जैसे C3H8 अल्केन इमेजिन कर लो, तो ये है CH3, तो ये एसिडिक है क्या? नहीं। ये बेसिक है क्या? नहीं। ये किसी एसिड और बेस के रिएक्शन से बना क्या? नहीं। फिर ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन है। तो सारे कंपाउंड्स को एसिड बेस में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये समझे आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। लोगों को क्या लगता है जैसे एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो सब एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड रह सकते हैं, बराबर है। लेकिन सब कंपाउंड एसिड बेस सॉल्ट रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एसिड बेस सॉल्ट सिर्फ एक कैटेगरी है कंपाउंड्स का, वो क्लासिफिकेशन नहीं है। सारे कंपाउंड्स एसिड बेस सॉल्ट में क्लासिफाई नहीं होते। ठीक है ये चीज। ऑल कंपाउंड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू एसिड बेसिस और सॉल्ट्स, पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है वैसा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। 3 टाइप का न्यूट्रलाइजेशन, 4 टाइप का न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये भी बता दिया। सर कौन से 4 टाइप का न्यूट्रलाइजेशन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बताया था। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डिपेंड्स। सही है, ये भी पढ़ा दिया, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिकेटर। जैसे पिछला आर्टिकल था न्यूट्रलाइजेशन था, अब अपन इंडिकेटर देखते हैं। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं बोर्ड पे, आई एम राइटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, प्लीज राइट देम डाउन। पॉइंट्स लिख ले, एक्सप्लेन करेंगे। इस पे शायद डिस्कशन हुआ भी था अपना लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं हुआ था या नहीं, बट आई गेस हुआ था। ये पॉइंट्स लिख लो जल्दी।
चलो डिस्कस करें। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हमारे केस में हम सिर्फ एसिडिक या बेसिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं? या तो कलर चेंज से काम करते हैं, या तो स्मेल चेंज से काम करते हैं, या फिर टेस्ट या टेक्सचर चेंज से काम करते हैं। रिएक्शन में सॉलिड बन गया, लिक्विड में रिएक्शन चल रही थी, सॉलिड बन गया मतलब टेक्सचर चेंज हो गया, ठीक है। उस चीज को टेस्ट करके देख लिया, टेस्ट चेंज हो गया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट आ गया तो उसको टेस्ट बोलेंगे। स्मेल चेंज, कलर चेंज। मोस्टली हमारे केस में जो भी हम एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं, उसके केस में हम कलर चेंज पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट कलर चेंजेस। हम किसके टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं? हम कलर चेंज के टर्म्स में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर सब लोगों को पता होगा। लिटमस टेस्ट होता है एसिडिक कंडीशन में। लिटमस टेस्ट कौन सा कलर दिखाता है? रेड कलर दिखाता है, सही है। तो फिर अपन क्या करेंगे, नहीं इसको डिलीट करेंगे। मस्त एकदम, मैंने रेड वाला लिखा है रेड कलर में, बेसिक कंडीशन ब्लू कलर लिखा है ब्लू कलर में। सर फिर इंडिकेटर कौन से कलर में लिखोगे? ओरिजिनली फाउंड इन वायलेट या पर्पल कलर। लिटमस जो होता है वो ओरिजिनली वायलेट या पर्पल कलर का रहता है। प्लांट से मिलता है, वायलेट कलर का रहता है। उसको पेपर पे अप्लाई करते हैं, पेपर पे चिपकाते हैं, उसको सुखाते हैं। सूखने के बाद एसिडिक कंडीशन में डालोगे तो लाल कलर का लिटमस पेपर मिल गया, बेसिक कंडीशन में डालोगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर मिल गया, ठीक है। तो लिटमस इज ओरिजिनली फाउंड इन वायलेट या पर्पल कलर, ठीक है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दूं क्या मैं? आप लोगों को पता करके आना है वायलेट और पर्पल में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायलेट एंड पर्पल? वायलेट और पर्पल कलर में डिफरेंस पता करके आए। अगर पता है तो अच्छी बात है, प्लीज मैसेज मत करना ये चीज। थैंक यू सो मच। पर्पल और वायलेट का डिफरेंस पता करके आना है, ठीक है। अब ये देखते हैं ये कलर चेंज क्यों आया, वो क्यों आया जाने दो। उससे होता क्या है? तो ऐसा है कि अगर अपने पास में एक अननोन सॉल्यूशन है, तो मान लो कि अपने पास में एक अननोन सॉल्यूशन है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, उसके अंदर अपन ने रेड कलर का लिटमस पेपर डाल दिया। और वो लिटमस पेपर जो है, वो लिटमस पेपर है, अपना कलर चेंज कर दिया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब वो चीज क्या है? इसका मतलब वो चीज बेस है। कलर चेंज हुआ मतलब हम कंफर्मेटरी से बोल सकते, कंफर्मेशन से बोल सकते हैं कि वो चीज बेस होगा ही होगा, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग जितना बोर्ड पे दिख रहा है ना उतना लिख लो। ये सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है बोर्ड पे इसको लिख ले जल्दी जल्दी। ठीक है आगे बढ़े। तो अननोन सॉल्यूशन है, रेड लिटमस पेपर अगर अंदर डालेंगे और वो कलर चेंज हो गया, चेंजेस इट्स कलर, ऑब्वियसली रेड से वो ब्लू में जाएगा, तो बेस है ये हम कंफर्मेशन से बोल सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब एक और कंडीशन इमेजिन करें।
एक अननोन सॉल्यूशन था, उसमें अपन ने कौन से कलर का लिटमस पेपर डाला, ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि और वो कलर चेंज नहीं हुआ। इट मीन्स दैट, क्यों नहीं लिख रहा है ये, ठीक है लिख रहा है, इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन मे बी बेसिक और न्यूट्रल। हम कंफर्मेशन से नहीं बता सकते हैं। वी विल नीड टू इंट्रोड्यूस रेड लिटमस पेपर टू फाइंड आउट। हमें रेड लिटमस पेपर डालना पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज बिकॉज द कलर ऑफ लिटमस पेपर does not change in neutral solution. This is because the color of litmus paper does not change in neutral solutions. क्योंकि लिटमस पेपर का कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल पाएंगे ऐसे सिचुएशंस में। तो कलर चेंज नहीं हो रहा है तो हमें नहीं पता ना कि वो ब्लू मेंटेन बेसिक की वजह से रहा कि न्यूट्रल की वजह से रहा। जो कलर उसका मेंटेन है, जो कलर उसका मेंटेन है ब्लू कलर, वो हमें नहीं पता कि वो बेसिक बिहेवियर की वजह से हुआ कि न्यूट्रल की वजह से हुआ। तो अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वी कैन गिव आंसर नहीं लिखेंगे, वी कैन कमेंट। अगर कलर चेंज हुआ तो हम कमेंट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं अपन, तो अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो हमें और दूसरा लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। मतलब पहला टेस्ट अपन ने रेड से किया तो ब्लू लेना पड़ेगा, पहला टेस्ट ब्लू से किया तो रेड लेना पड़ेगा, और तभी अपन बता पाएंगे कि सॉल्यूशन प्रॉपरली एसिडिक था, बेसिक था कि न्यूट्रल था, ठीक है। अगर दोनों लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ तो न्यूट्रल है। If red litmus paper does not change color and blue litmus paper also does not change color, then the solution is neutral 100%। लिख लो। चलिए आगे बढ़े। तो ये पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर रेड लिटमस पेपर कलर चेंज नहीं करता है और ब्लू लिटमस पेपर भी कलर चेंज नहीं करता है तो ही हम बता पाएंगे कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। सिर्फ रेड लिटमस पेपर ने कलर चेंज नहीं किया तो वो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता, न्यूट्रल भी हो सकता। हम श्योरिटी के साथ नहीं बता पाएंगे कि क्या है।
अगर ब्लू लिटमस पेपर भी कलर चेंज नहीं करता तो ही हम श्योरिटी के साथ बता पाएंगे कि वो चीज न्यूट्रल है। तो ये पॉइंट भी लिख लेंगे सब लोग, थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं डिलीट। तो ये हो गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में और भी कुछ इंडिकेटर होते हैं, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ऐसे दो और इंडिकेटर्स है। तो उसको मेमी ऑरेंज लिखते हैं। तो आप लोग क्या करो, इंडिकेटर्स के नाम लिख लो और ये होमवर्क में ले जाओ कि इसका कौन सा कलर कौन से मीडियम में रहता है। एक लिखते हैं HPH, इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल फिनॉल पथेलिन, PTH। MEOH होता है मिथाइल ऑरेंज और HPH होता है फिनोल्फथालीन। ठीक है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये दो इंडिकेटर्स का आप लोगों को पता करके आना है। तो क्या पता करके आना है आपको? एसिडिक का कलर, न्यूट्रल का कलर और बेसिक का कलर। दो इंडिकेटर्स दिए हैं आपको, इसके कलर पता करके आने हैं, एसिडिक, न्यूट्रल या बेसिक। सेफ हैंड्स के स्टडी मटेरियल में होगा, नहीं तो आप लोग इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, बुक्स में ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसके कलर अपन डिस्कस करेंगे। सर आप ही ढूंढ के बता दो। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा होमवर्क देता हूँ मैं। पिंक वगैरह कलर आता है, कलरलेस आता है ना? तो वो चीज़ आप प्लीज़ ढूंढ के आना। और इसको अपन नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के कलर्स पता करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एसिड और मेटल की रिएक्शन है, तो कुछ रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे। एसिड और मेटल सॉल्ट जो रहता है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट। एसिड प्लस मेटल गिव्स गिव्स मतलब ये ऐसा एरो रहेगा वहाँ पे रिएक्शन का। ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मेटल जो रहते हैं, मेटल्स शो बेसिक बिहेवियर। तो मेटल बेसिक बिहेवियर दिखा रहे थे, इसलिए क्या हो रहा है, वो मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सॉल्ट जैसा कुछ बनेगा। सोडियम जिंकेट बन रहा है इस केस में सॉल्ट। मेटल और मेटल दोनों कंबाइन हो गए, Na2ZnO2 बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलते। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन but it is not neutralization. This is because water is not formed. Water is a requirement for neutralization reaction. तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख ले कि यहाँ पे मेटल जो है वो बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। मेटल बेसिक दिखा रहा है क्या? कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे। इधर एसिड नहीं चाहिए था, इधर बेस चाहिए था। NaOH बेस है ना, तो बेस प्लस Zn। तो Zn क्या कर रहा है, बेस का रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। इसको तो डिलीट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बना है यहाँ पे, मेटल शो एसिडिक बिहेवियर। मेटल यूजुअली बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन इस केस में मेटल एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये रिएक्शन सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन है बट इट इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये आप लोग लिख लो, दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन। जिंक जो है वो क्या है, जिंक मेटल है। NaOH क्या है, NaOH बेस है। तो जो चीज बेस के साथ रिएक्ट कर रही है वो एसिडिक बिहेवियर दिखा रही है। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि मेटल्स आर बेसिस, सॉरी मेटल्स आर एसिड्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा मेटल्स शो एसिडिक बिहेवियर। मेटल्स शो एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, लिख लो इसको। और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के जैसा है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, बिकॉज वाटर इज नॉट प्रोड्यूस। सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ओनली हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। दिस इज बिकॉज वाटर इज नॉट प्रोड्यूस्ड। चले आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट पता है सबको, HCO3 ग्रुप इज बाइकार्बोनेट। लिख लो, लिख लो, ये चीज लिखवा देते हैं।
CO3 2 minus is carbonate and HCO3 minus group is bicarbonate. ठीक है, तो Na2CO3 plus HCl gives NaCl H2O CO2, NaHCO3 plus HCl gives NaCl H2O CO2. तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, लर्न कर लेना ये रिएक्शन, टेक्स्ट बुक से उठाइए ये रिएक्शन। तो एसिड की रिएक्शन है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो अपन ये देख के समझ सकते हैं कि ये वाला जो कार्बोनेट होगा दिस इज एसिडिक बिहेवियर। देखो इवन दो दिस इज रिएक्टिंग विद एसिड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिए, फाउंडेशन का पॉइंट है, प्लीज ध्यान से देखो, फाउंडेशन लेवल का पॉइंट है। पॉइंट लिख लेंगे सब लोग, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं पॉइंट को। अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे, ठीक है लिख लो यार, लिख लो चलो। NaHCO3 कैन शो एसिडिक बिहेवियर, इट कैन शो, यहाँ लिख देते हैं, कैन शो एसिडिक बिहेवियर, NaHCO3 कैन शो एसिडिक बिहेवियर। यहाँ नहीं दिखा रहा है अलग बात है, यहाँ तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है इसलिए वो बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है, बट NaCO3 जो है वो कैन शो एसिडिक बिहेवियर है। ठीक है, जल्दी लिखे इसको। चले आगे, ये पॉइंट लिख लिया सबने। CaOH होल्डर इज लाइम वाटर प्लस CO2 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी एक रिएक्शन टेक्स्ट बुक से। ठीक है, ये रिएक्शन पे अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे डिस्कस, ऑल दीज रिएक्शंस विल बी टॉट इन द नेक्स्ट टर्न अगेन, ओके। नेक्स्ट टर्न पे फिर से अपन ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप ये देख सकते हो कि ये पॉइंट भी लिख लो इसके साथ में, जहाँ पे भी ये टेक्स्ट बुक में आपके पास रिएक्शन है उसके साथ ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है एम्फोटेरिक के बारे में, एम्फोटेरिक अभी हुआ नहीं है, अपन जब डिस्कस करेंगे एम्फोटेरिक तब विस्तार में अच्छे से पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। एम्फोटेरिक आ जाएगा, अभी एम्फोटेरिक के बारे में कुछ भी बात नहीं की अपन ने। ठीक है, आगे बढ़े। और दो रिएक्शन है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 CaHCO3, मेटल कार्बन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड के सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ये जनरल रिएक्शन है, इसको लर्न कर सकते हैं, एसिड के साथ ये चीजें रिएक्ट कर रही है। Here this carbonate and bicarbonates are behaving as bases.
क्यों बेसिस जैसे बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद एसिड. Here these carbonate and bicarbonate are behaving as bases because they are reacting with acids. एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बेसिस जैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अभी. ठीक है, थैंक यू. रुक जाओ, निकलो मत अभी. जितने लोग रुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग टिल दिस टाइम. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास.